टॉपिक ऑफ स्टडी है टुडे इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की मैं डिफरेंट डेफिनेशंस ढूंढती रही, क्योंकि मुझे ये पता है कि हमारे पास आने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ ना कुछ डेफिनेशंस ज़रूर मिल जाएं जो हमने पेपर के शुरू में लिखनी है, और फिर उसके बाद हमने आगे बात करनी है। आगे क्या बात करनी है ये कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च को यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं एंड देन विल ओपन इट अप कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च ही क्यों कहा जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना बाय कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा that are analyzed using mathematical based methods in particular statistics। 3-4 लफ्ज़ हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। नंबर 1, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अगर हम डेटा कलेक्शन से बात शुरू करें, वैसे तो हम बात और भी पीछे से शुरू करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च तब होगी अगर डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। सेकेंड, they are analyzed using mathematical based methods, specifically statistics। जब आप statistical analysis कर डालते हैं डेटा का, अब regardless of this कि वो डेटा किस फॉर्म में था, लेकिन आप analysis statistical कर डालते हैं तो इसका मतलब है कि quantitative study हो गई है। अब ये दो बड़ी important चीज़ें हैं। Let's begin with a small activity। सबसे पहले ये कीजिए कि मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, हाउ डिड यू लाइक योर ब्रेकफास्ट टुडे। आपको अपना आज का नाश्ता सब करके आए? सब? कौन कौन नहीं करके आया? यार जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हो, मास्टर्स कर रहे हो, नाश्ता किए बगैर घर से निकल आते हो, क्या किया जाए आप लोगों का? अच्छा जी, नहीं किया तो कल किया होगा। कल किया था? कल तो संडे था, या कल तो बिल्कुल ही सोते रहे थे, कल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दोपहर में उठे थे। चलें, कोई बात नहीं। एनीवे, सपोजिडली कि आप सबने नाश्ता किया है, सोचिए और मुझे बताइए कि आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि हाउ डिड यू लाइक योर ब्रेकफास्ट टुडे, आपको आज अपना नाश्ता कैसा लगा, व्हाट वुड बी योर आंसर? यमी। ये क्या है? अच्छा, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगी? व्हाट वाज दैट? अच्छा नहीं था? अच्छा नहीं था, ओके। एनीथिंग एल्स? एनी अदर एडजेक्टिव दैट यू कैन? हेल्दी और सॉरी, एनी अदर वर्ड? एवरेज। ये है क्वांटिटेटिव रिसर्चर, ये बोला ही क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, इसने कहा है एवरेज। ठीक है, अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ, कैन यू टेल मी सम क्वालिटीज़ दैट यू लुक फॉर इन योर ब्रेकफास्ट। क्या कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ढूंढते हैं, और वो क्या हैं? क्या होना चाहिए नाश्ते में? बैलेंस्ड होना चाहिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होना चाहिए। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। अच्छा, अपने ये क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, एटलीस्ट 3 क्वालिटीज़, ईच वन ऑफ यू नोट डाउन एटलीस्ट 3 क्वालिटीज़ दैट यू लुक फॉर इन योर ब्रेकफास्ट, एटलीस्ट 3। अब मैं आपसे नेक्स्ट स्टेज पे ये कहती हूँ कि क्या इन 3 क्वालिटीज़ को रैंक कर सकते हैं? 1, 2, 3। What's your topmost quality that you look for? और फिर सेकंड पे क्या, और फिर थर्ड पे क्या है? ठीक है, कर लिया? ठीक है, 1, 2, 3 लिख दें। जहाँ लफ्ज़ लिखे थे वहाँ 1, 2, 3 लिख दें। नंबर 1 पे टॉप पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है? अब अगर मैं एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर हूँ और मैं क्वालिटी ऑफ ब्रेकफास्ट पे रिसर्च करने निकली हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटेटिव रिसर्चर हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं आप सबका डेटा इकट्ठा कर लूँगी। ठीक है, उस डेटा में 2 चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। एक तो लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ आ जाएगी, राइट,
और उसके साथ क्या होगा, हर क्वालिटी के आगे दिया गया रैंक आ जाएगा। तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी कि किस क्वालिटी को कितने लोगों ने टॉप रैंक किया था, किस क्वालिटी को कितने लोगों ने सेकंड रैंक किया था, और किस क्वालिटी को कितने लोगों ने थर्ड रैंक किया था। अब जब हम कितने यानी काउंट पे चले जाते हैं तो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में सोचना शुरू कर देते हैं। अब मेरा कंसर्न हेल्दी की डेफिनेशन नहीं है, मेरा कंसर्न बैलेंस्ड की डेफिनेशन नहीं है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही, मैं उसको काउंट कर रही हूँ। हाउ मैनी पीपल वांट दिस, हाउ मैनी पीपल वांट दिस, हाउ मैनी पीपल वांट दिस। जब हम ये काम शुरू कर देते हैं विद आवर डेटा, अगर मैं पहली स्टेज पे रुक जाती और कहती आप लिस्ट बना के मुझे दे दें, और फिर मैं उससे अगली स्टेज पे कहती कि अच्छा आपने जो क्वालिटीज़ लिखी हैं इनको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी। तो ये क्या होती है, ये क्वालिटेटिव अप्रोच होती, जिसमें मैं आपसे नंबर्स नहीं मांग रही और मैं आपसे लिए गए डेटा को नंबर की फॉर्म में चेंज भी करने की कोशिश नहीं कर रही, जबकि मैं क्वालिटीज़ ही को जब न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर देती हूँ तो देन इट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, दो लोगों ने मेरा लेक्चर अनाउंस किया, एक ने कहा क्वालिटेटिव, एक ने कहा क्वांटिटेटिव। बेसिकली दिस इज़ क्वांटिटेटिव। ओके, अब क्या करना होता है जब हम इस तरह का एक डिस्क्रिप्टिव डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव डेटा कहते हैं, अभी आगे जाके उसको भी एक्सप्लेन करेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव क्यों कहते हैं। उसके फौरी बाद ये डेटा हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये डेटा हमें हेल्प करेगा टू मेक अ स्केल। अब मैंने एक स्मॉलर ग्रुप से ये डेटा इकट्ठा किया, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ आ गई, लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ के साथ मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई कि कितने लोग कौन सी क्वालिटी को हाई रैंक कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर एक स्केल डेवलप कर सकती हूँ, और स्केल डेवलप करके नाउ व्हाट आई कैन डू, I can go back to the experts of health and nutrition. I can go back to them and talk to them कि वो क्या कहते हैं, क्या जो स्केल या टूल मैंने डेवलप किया है, is it valid to assess people's perception about quality of food? ठीक है, ये क्या होगा, ये वैलिडिटी चेक होगी। वैलिडिटी कौन कौन सी हैं, कंटेंट है, कॉन्स्ट्रक्ट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। कंटेंट या कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, कंटेंट वैलिडिटी है जो चीज़ मेरा टूल मेजर करने जा रहा है वही मेजर करे, कुछ और ना कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि क्वालिटी ऑफ ब्रेकफास्ट, और कोई लिख देता है कि सीट्स अच्छी नहीं थी जहाँ हमने बैठ के खाना खाया था। Now a chair on which you sat and had your breakfast, अगर मैं अपने स्केल में उस चेयर की क्वालिटी पे एक क्वेश्चन डाल देती हूँ तो कंटेंट वैलिडिटी वीक हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट था क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, अगर मेरा कोई एक आइटम ऑफ माय स्केल भी मेरे कंटेंट से हट जाएगा तो कंटेंट वैलिडिटी लो होनी शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स और कॉन्स्ट्रक्ट्स में क्या फ़र्क है? बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आर फिनोमिना विच हैव अ डिस्क्रिप्शन दैट इज़ एग्रीड अपॉन अक्रॉस द यूनिवर्स। जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट है या कॉन्सेप्ट है? तो फिर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर एक ऐसा फिनोमिना हो जो रिलीजन टू रिलीजन, सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर जाए तो उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, दैट्स एन आइडिया दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली इन डिफरेंट सोसाइटीज, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, टाइम्स एंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड ही की बात कर लें तो हलाल इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट जिसकी डेफिनेशन बदलती जाएगी। मुस्लिम्स की हलाल की डेफिनेशन कुछ और होगी और बाकी लोगों की शायद डिफरेंट होगी। ठीक है, विद इन मुस्लिम्स भी शायद मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट में मुख्तलिफ डेफिनेशन होगी।
ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्ट होता है विद वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, उसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ मेजर करने जा रहे हैं जिसकी डेफिनेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो फिर आप कौन सी स्पेसिफिक डेफिनेशन उठाएंगे और उसी को मेजर करेंगे, किसी और की डेफिनेशन को मेजर नहीं करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर लिटरेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। जैसे ही आप किसी एक्सपर्ट को दिखाते हैं तो वो फौरी तौर पे कहता है कि 1 मिनट, तुमने ऑपरेशनल डेफिनेशन कौन सी उठाई थी? ठीक है, क्योंकि आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी भी चीज़ की आपकी रिसर्च के पैरामीटर्स तय करेगी। आप कहते हैं जी मैंने क्वालिटी ऑफ फूड की, अब क्वालिटी ऑफ फूड कंस्ट्रक्ट है, सारी दुनिया में क्वालिटी ऑफ फूड एक ही नहीं माना जाएगा, मुख्तलिफ लोगों ने उसके ऊपर मुख्तलिफ पैरामीटर्स दिए हैं। आप कहेंगे मैंने फ़लाँ शख्स की 2010 की ये डेफिनेशन उठाई थी, तो फिर इसी के अंदर रहना है, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। वरना जितने लोग होंगे वो उतनी क्वालिटीज़ दे देंगे, तो आपका स्केल तो कोई 100, 50, 150 आइटम्स के ऊपर चला जाएगा। हाउ टू लिमिट दैट? इफ़ आई मेक अ टूल आउट ऑफ दिस, बन गया, वैलिडिटी चेक हो गई, सब कुछ हो, अब क्या चेक करना है? द सेकेंड थिंग इज इट्स रिलायबिलिटी। I might first of all come back to the same group, ठीक है, और मैं अपना टूल सबसे पहले आप पे इम्प्लीमेंट करके देखूं कि अब ये लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। रिलायबिलिटी चेक करने के फिर 2-3 तरीके हैं। एक है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, यानी मैं उस स्केल के ऊपर, फ़र्ज़ करें मैंने 30 आइटम्स का स्केल फाइनली डेवलप कर लिया क्वालिटी ऑफ फूड के लिए, मैं आपको आके वो फिल करने के लिए देती हूँ, आप उसको फिल करते हैं, और मैं स्प्लिट हाफ यानी पहले 15 आइटम्स और दूसरे 15 आइटम्स का कोरिलेशन निकाल के देख लेती हूँ कि क्या मेरा टूल रिलायबल है कि नहीं। अगर उन 15 आइटम्स की रिलायबिलिटी पॉजिटिव निकलती है, देयर आर सर्टन फार्मूलाज जो आई एम श्योर कि आपके सेशंस उन पे होंगे, तो आप उस। फिर एक है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। मैं आज आपसे एक दफ़ा स्केल फिल करवाती हूँ और फिर मैं 15 दिन के बाद दोबारा करवाती हूँ, फिर मैं दोनों स्कोर्स को आपस में मैच करके देखती हूँ कि क्या मेरा स्केल रिलायबल स्कोर दे रहा है या नहीं दे रहा। होता ये है सोशल साइंसेज में दैट पीपल टेंड टू चेंज देयर ओपिनियन। ऐसे ही है ना, ये कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि स्पेसिफिक रिज़ल्ट आ जाएंगे, इतना केमिकल डालेंगे और इतना रीडिंग आ जाएगी, ऐसा तो होना नहीं है। आज आपको नाश्ते में एक चीज़ अच्छी लग रही है, अगले हफ्ते शायद ना अच्छी लगे, ठीक है। तो सोशल साइंसेज में किसी भी टूल की, किसी भी मेथड की रिलायबिलिटी बड़ी मुश्किल से कंफर्म की जा सकती है। वाई? बिकॉज पीपल टेंड टू चेंज देयर ओपिनियंस। और फिर एक है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी ये है कि मैं आपसे स्केल फिल करवाऊँ, उसको एक दफ़ा मैं स्कोर करूँ, एक दफ़ा किसी और शख्स से स्कोर करवा दूँ, और फिर दोनों स्कोर्स को मैच करके देख लूँ कि क्या रिलायबल रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। रिलायबिलिटी बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स होती है कि एक दफ़ा एक शख्स का जो स्कोर आ रहा है वो दोबारा करने से भी वही आ रहा है, या बिटवीन द आइटम्स अगर मैं मैच करूँ तो भी वही रहे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक जो मैंने बातें की हैं, हो क्या रहा है, मैं किसी कॉन्स्ट्रक्ट या किसी कॉन्सेप्ट को मेजर करने निकली हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च बिलीव करती है दैट एवरी फिनोमिना इज़ मेजरेबल। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का बिलीफ है और इसकी बेसिक अजम्पशन है। क्वालिटेटिव वाले इसको क्रिटिक भी करते हैं और इसको डिनाई भी करते हैं। वो कहते हैं नहीं, एवरी फिनोमिना इज़ नॉट मेजरेबल। बट क्वांटिटेटिव पैराडाइम, क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि तमाम फिनोमिनाज को किसी ना किसी तरीके से मेजर किया जा सकता है। अब अगर मैं एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर हूँ तो मैं 2 तरह की रिसर्च कंडक्ट कर सकती हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता मेथड्स की तरफ जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच लेके चले हैं, ठीक है। 2 तरह की रिसर्च कौन सी होगी? एक कहलाती है डिस्क्रिप्टिव, एक कहलाती है इन्फ्रेंशियल।
एनी वेग आइडिया, किसी को कुछ शक हो, कहीं पढ़ा हो, डिस्क्रिप्टिव क्या है और इन्फ्रेंशियल क्या है, या ये दोनों लफ्ज़ आपको क्या बता रहे? कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा है? समझ में आया है? नहीं, अच्छा, ओके। किसी की स्टैटिस्टिक्स की बैकग्राउंड है यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं? अच्छा, दो तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, ठीक है। उन्हीं दोनों की बेस पे हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च दो तरह की हो सकती है। एक रिसर्च कहलाती है डिस्क्रिप्टिव, और वो ये होती है कि जिस सैंपल से डेटा कलेक्ट किया गया है सिर्फ उसी सैंपल के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ होगा। 50 लोगों से डेटा लिया गया है तो उन 50 के बारे में ही सिर्फ ये रिसर्च डिस्क्राइब कर देगी, उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करेगी। मैं आपके ग्रुप को किसी चीज़ पे असेस करती हूँ, किसी स्केल पे असेस करती हूँ, मैं आपकी फ्रीक्वेंसीज दे रही हूँ। हाउ मेनी पीपल रेटेड हेल्दी एज देयर टॉप प्रायोरिटी, हाउ मेनी पीपल रेटेड बैलेंस्ड एज देयर टॉप प्रायोरिटी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ 50-60 या जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, राइट। मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ, मैं परसेंटेजेस दे सकती हूँ। 50% ऑफ द ग्रुप एग्रीड दैट ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, ठीक है। ये भी क्या है, इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है। परसेंटेज भी इससे ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं करती, वो उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन दे रही है। मीन स्कोर दे सकती हूँ, हर एक क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर ये मीन स्कोर रहा ग्रुप का। अभी भी क्या कर रही हूँ, सिर्फ इस ग्रुप का एक डिस्क्रिप्टर दे रही हूँ। तो वो तमाम स्टैटिस्टिक्स जो सिर्फ एक ग्रुप का डिस्क्रिप्टर देते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं। वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो परसेंटेजेस होते हैं, वो मीन स्कोर्स होते हैं, वो कोरिलेशन हो सकता है। यहाँ तक जो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होते हैं इनको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं और आप एक सैम्पल स्टडी कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं। फिर इन्फ्रेंशियल क्या है? इन्फ्रेंशियल ये है कि मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहरने वाले तमाम स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेना चाहती हूँ या उनकी परसेप्शंस इकट्ठी करना चाहती हूँ अबाउट द ब्रेकफास्ट बीइंग सर्व्ड एट द कैफेटेरिया। तमाम स्टूडेंट्स का, जहाँ लफ्ज़ तमाम स्टूडेंट्स AIOU के हॉस्टल पे ठहरने वाले तमाम स्टूडेंट्स आ गया तो ये पॉपुलेशन स्टडी है, ठीक है। अब ये सैंपल स्टडी नहीं है, अब ये पॉपुलेशन स्टडी है। लेकिन जुलाई से लेके अगर अभी सितंबर आ गया है, अगर मैं काउंट करूं तो हॉस्टल पे ठहरने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली मे बी 1000 और 2000। तो क्या मैं सबसे ओपिनियन ले सकती हूँ? ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। एक रिसर्चर के लिए पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। इन मैनी केसेस, कुछ केसेस, सर्टेन केसेस ऐसे होंगे कि जी मैं सिर्फ जेंडर स्टडीज़ के स्प्रिंग 2015 के स्टूडेंट्स को स्टडी कर रही हूँ, मेरी पॉपुलेशन ही इतनी है, तो फिर ठीक है ये पॉपुलेशन पूरी मेरे सैम्पल में आ जाएगी। बट नॉट इन ऑल केसेस। अगर मैं कहती हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे ठहरने वाले तमाम स्टूडेंट्स, एंड दैट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड आई कैन नॉट टॉक टू ईच वन ऑफ देम एंड आई कैन नॉट गेट डेटा फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये करूँगी, अब मैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करूँगी। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होगा, मैं जुलाई 15 से सितंबर 15 तक हर वीक के ठहरे हुए स्टूडेंट्स का एक पोर्शन लेती जाऊंगी। टाइम के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज हो सकता है।
कि अच्छा जी एजुकेशन की भी वर्कशॉप्स हुई हैं, फ़िज़िक्स की भी हुई हैं, उर्दू वालों की भी हुई हैं, जेंडर स्टडीज़ की भी हो रही हैं, मैं हर ग्रुप में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ले लेती हूँ। अब ये सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। या मैं ये करती हूँ कि मैं 2000 के 2000 नाम डालती हूँ कंप्यूटर में और उसको कहती हूँ मुझे 200 की रैंडम लिस्ट निकाल दो, ठीक है। वो रैंडमाइजेशन का सॉफ्टवेयर चलता है, वो मुझे 200 नाम पिक करके, आजकल रोज़ाना गेम शोज़ देख रहे हैं रात को, कौन कौन देखता है? 8-9 बजे जो ARY पे और उस पर गेम शोज़ चलते हैं, कौन कौन देखता है? 1-2 सच बोले, कोई बात नहीं, इस पर नंबर नहीं कटने। अच्छा, उसमें आपने देखा है स्क्रीन के ऊपर सब लोगों के नाम चलते हैं और चलते 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 एकदम एक पिक कर लेते हैं। दैट्स रेंडमाइजेशन, सिंपल एग्जांपल ऑफ रेंडमाइजेशन। मैं ये भी कर सकती हूँ कि जी 2000 की लिस्ट चलाऊँ, ठीक है, और कंप्यूटर से ही कहूँ कि तुमने 200 जगहों पे रुकना है 2000 में से, तो वो मुझे 200 नाम निकाल के दे देगा। अब ये मुख्तलिफ, ये रैंडम सैम्पलिंग है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कर देती हूँ तो ये क्या होगा, ये क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेटास बना देती हूँ, एक हफ्ता, और उसमें से हर हफ्ते में से मैं 10 लोग इकट्ठे कर लेती हूँ, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है? पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है और ज़रूरी नहीं है कि हर वीक में आने वाले स्टूडेंट क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में इक्वल इन्फॉर्मेशन रखते थे। मैं इस ग्रुप से सैंपल लेके, इंफॉर्मेशन लेके पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए मैं पॉपुलेशन के हर सब ग्रुप में से सैंपल ले रही हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि माय रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द होल पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि अब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा आगे जाने वाली। मेरी रिसर्च ये क्लेम करने वाली है कि जिन लोगों से मैंने डेटा लिया है और जिस तरीके से मैंने डेटा लिया है, दिस इज जनरलाइजेबल टू अ लार्जर पॉपुलेशन। अब ये सिर्फ सैंपल स्टडी नहीं है, ठीक है। अब ये बड़ी पॉपुलेशन के लिए इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टडी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जितने लोगों से डेटा लिया है सिर्फ उन्हीं की डिस्क्रिप्शन दे रही है। इन्फ्रेंशियल स्टडी में एक सिलेक्टेड सैंपल से डेटा लिया जाता है, लेकिन उस सैंपल के डेटा से जनरलाइजेशंस डेवलप की जाती हैं फॉर द लार्जर पॉपुलेशन। हम जेंडर का कोई इशू सोच लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं जी एजुकेशन लेवल ऑफ फीमेल्स। अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के ऊपर कर लूँ तो इज़ इट जनरलाइजेबल टू द होल पाकिस्तान? नहीं हो सकता ना। अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद पर स्टडी कर रही हूँ तो मैं कहूँगी डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रही हूँ सिर्फ इस्लामाबाद ही के सैंपल पर, और जो कुछ मेरी फाइंडिंग्स होंगी, जो कुछ मेरे रिजल्ट होंगे, दैट वुड बी लिमिटेड ओनली टू इस्लामाबाद फीमेल्स। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्टडी जनरलाइजेबल हो टू द पाकिस्तान और टू पंजाब और तो फिर मैं जितना एरिया स्पेसिफाई कर रही हूँ मुझे उसका सारे का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना होगा, फिर मैं इन्फ्रेंशियल स्टडी का क्लेम कर सकती हूँ, वरना नहीं कर सकती। अभी आगे जाके हम कुछ डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का फ़र्क भी देखेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। रेंज, परसेंटेज, सर्टन सेंट्रल टेंडेंसीज जैसे मीन, मोड, मीडियन, ये हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें फ्रीक्वेंसी और वो भी शामिल कर लें, कोरिलेशन। इट ओनली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल दैट इज स्टडीड। क्लियर हो गया? रॉ स्कोर्स हो सकते हैं, परसेंटेजेस हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसीज हो सकती हैं, रेंज हो सकती है, इतने से इतने हद तक वेरिएबिलिटी हो सकती है, कोरिलेशन हो सकती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स those studies which claim to draw inferences, generalizations on the basis of sample study. Statistics used are significance of mean difference, ये है टी टेस्ट और जी टेस्ट। स्मॉलर सैम्पल के ऊपर जी टेस्ट और लार्जर सैम्पल के ऊपर टी टेस्ट अप्लाई होता है।
और ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे कि अगर मैं दो ग्रुप्स का मीन स्कोर निकाल रही हूँ तो ये दोनों ग्रुप्स के मीन स्कोर के सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस को वेरीफाई कर देंगे कि वाकई इन दोनों में इतना फ़र्क पाया जाता है, ये श्योरिटी देते हैं। टेस्ट बिल्कुल जैसे मेडिकल टेस्ट किया जाता है ना, टू वेरीफाई व्हाट, रिसर्च में हम क्या वेरीफाई करने निकले हैं। एक लफ्ज़ हम बड़ा आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, हाइपोथेसिस। एक रिसर्चर क्या लेके चलता है, क्वांटिटेटिव रिसर्चर लेके ही हाइपोथेसिस चलता है। आपका हाइपोथेसिस है, मेरा हाइपोथेसिस है कि AIOU में आने वाले स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सर्व होने वाले नाश्ते को हाई रैंक नहीं करते, मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है। मेरे टेस्ट इस हाइपोथेसिस को या तो अप्रूव कर देंगे या डिसअप्रूव कर देंगे, ठीक है। मेरा हाइपोथेसिस है, फ़र्ज़ करती हूँ मैं, कि मेल तो इसके ऊपर इतना ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, फीमेल्स बहुत ऑब्जेक्ट करेंगी। मेरा हाइपोथेसिस है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो आके ठहरेंगी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे, वो इसको लो रैंक करेंगी और मेल स्टूडेंट शायद इतना लो रैंक नहीं करेंगे। सो माई हाइपोथेसिस इज़ दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस का टेस्ट है, जब मैं एवरेज निकालती हूँ मेल की, मैंने एक सैम्पल लिया सारे ग्रुप से जुलाई से सितंबर तक का, और मैंने उसमें मेल का स्कोर अलग कर लिया, फीमेल का स्कोर अलग कर लिया, दोनों का मीन निकाल लिया। मीन में मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है कि अच्छा मेरा स्केल था 0 से 10 तक और फीमेल्स का मीन कोई 4.5 आ रहा है, जबकि मेल का भी कोई बहुत हाई नहीं आ रहा, 5.2 आ रहा है। डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये 4.5 पे, ये 5.2 पे, लेकिन क्या ये इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है स्टैटिस्टिकली कि मैं कंक्लूड कर दूं कि इस पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के ओपिनियन में फ़र्क पाया जाता है? ये मैं फ़ैसला नहीं कर सकती। ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करके फ़ैसला किया जाएगा। टी टेस्ट, जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली जाएगी फार्मूला से, उसको उसकी टेबल वैल्यू के साथ मैच किया जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल, बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉल कर जाएगी तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और अगर वो रिजेक्शन जोन में चली गई कि नहीं ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, तो फिर मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगा। वो कहेंगे फ़र्क पाया जाता है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं पाया जाता कि इसकी बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन के लिए कंक्लूड कर दिया जाए।